Hello students, I am your business studies teacher Navdeep and we are doing chapter number 7 of business studies class 12th. Name of chapter number 7 is directing. I have uploaded one video of this chapter in which I have discussed with you meaning, features and importance of directing and meaning of motivation and its features. Today we will discuss Maslow's need hierarchy theory, its assumptions, and financial and non-financial incentives. So, what is Maslow's need hierarchy theory? Here is a theory which is given by Maslow. This theory is related to the need hierarchy. According to Maslow, कोई भी पर्सन तब मोटिवेट होता है अगर उसको कोई नीड है, अगर उसके अंदर किसी काम को पूरा करने की डिज़ायर है, कुछ पाने की इच्छा है, तभी वो मोटिवेट हो सकता है। और कितने तरह की नीड्स होती हैं जिनको पूरा करने के लिए वो मोटिवेट हम उसको कर सकते हैं, उनको यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे फर्स्ट लेवल होता है हमारा जो नीड्स का, वो है फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स कौन सी होती हैं? ये वो वाली नीड्स होती हैं जो किसी भी ह्यूमन लाइफ की बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए चाहिए होती हैं। जैसे किसी भी ह्यूमन बीइंग की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है रोटी, कपड़ा एंड मकान, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। तो ये वाली जो नीड्स होती हैं इसको हम फिजियोलॉजिकल नीड्स बोलते हैं। अगर किसी पर्सन की ये वाली नीड्स नहीं पूरी हो पा रही और हम उसे कुछ ना कुछ ऐसा इस तरीके से मोटिवेट करें उसे कि अगर तुम ये वाला काम करोगे तो तुम्हारी ये वाली नीड्स पूरी हो जाएंगी, तो वो पर्सन अपनी विल से उस काम को करेगा। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं सबसे पहले, इनको पूरा करने के लिए कोई पर्सन काम करता है, मोटिवेट हम उसको कर सकते हैं। और इन नीड्स को पूरा करने के लिए अगर हमने किसी पर्सन को मोटिवेट करना है तो उसके लिए हमें मॉनिटरी इंसेंटिव्स का यूज़ करना पड़ेगा। मॉनिटरी इंसेंटिव्स मतलब इन द सेंस ऑफ मनी, इन द टर्म्स ऑफ मनी। सेकेंड लेवल ऑफ नीड्स हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। जब फिजियोलॉजिकल नीड्स किसी पर्सन की पूरी हो जाती हैं, रोटी, कपड़ा एंड मकान वाली, तो फिर सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स फुलफ़िल करनी पड़ती हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स अब ये कौन सी होती हैं? ये दो तरह की होती है। एक तो होती है फिज़िकल सिक्योरिटी और एक होती है इकोनॉमिक सिक्योरिटी। फ़िज़िकल सिक्योरिटी का मतलब है कि फ़िज़िकली वो पर्सन सिक्योर रहे, जैसे उसको कोई बीमारी ना हो, कोई एक्सीडेंट वगैरह, फायर ना हो, इस चीज़ की सिक्योरिटी, इसको बोलते हैं फ़िज़िकल सिक्योरिटी। एक होती है इकोनॉमिक सिक्योरिटी। इकोनॉमिक सिक्योरिटी का मतलब होता है कि इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग रहे वो पर्सन, कोई भी पर्सन। अब इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कैसे रहेगा? जब उसके पास पैसा होगा उसके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, ये होता है इकोनॉमिक सिक्योरिटी। उसके बाद है सोशल नीड्स, एफिलिएशन या बिलोंगिंग नीड। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी की जाती हैं, फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स एंड फिर सोशल नीड्स को पूरा किया जाता है। सोशल नीड्स में क्या होता है, कोई पर्सन जिस सोसाइटी में रहता है वो सोसाइटी में अपने लिए लव, अफेक्शन, फ्रेंडशिप ये सब चाहता है, तो इन सब ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी वो काम करता है, वो रिलेशंस मेंटेन करता है सोसाइटी में लोगों के साथ। तो ये वाली नीड्स कब आती हैं? जब सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स फुलफ़िल हो जाती हैं। तो इनको भी पूरा करने के लिए मोटिवेट किया जा सकता है किसी पर्सन को। उसके बाद है एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स होती हैं किसी से रिस्पेक्ट या रिकॉग्निशन की नीड्स। जैसे कि हर पर्सन चाहता है कि उसको सभी से रिस्पेक्ट मिले, उसको रिकॉग्नाइज किया जाए। तो ये वाली नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए भी कोई पर्सन काम करता है, तो इन नीड्स को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं हम उस पर्सन को मोटिवेट करके। इन नीड्स को सेटिस्फाई करके भी हम उस पर्सन को मोटिवेट कर सकते हैं। देन लास्ट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। जब बाकी सारी नीड्स पूरी हो जाती हैं तो लास्ट में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। इसमें क्या होता है कि कोई भी पर्सन, उसका अपनी लाइफ में कोई ना कोई एम होता है, उस एम को पूरा करने के लिए वो वर्क करता है, उस अपने एम को पूरा करने की कोशिश करता है। जब वो वाला उसका एम पूरा हो जाता है तो उसके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स भी कंप्लीट हो जाती हैं, फुलफ़िल हो जाती हैं।
इन नीड्स को पूरा करने से उसकी ग्रोथ होती है, सेल्फ फुलफिलमेंट होती है और उसका गोल भी अचीव हो जाता है। तो उसकी इन नीड्स को फुलफ़िल करके भी उसको मोटिवेट किया जा सकता है। तो ये 5 तरह की नीड्स थी, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, फिर सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। अब इसके कुछ अजम्पशंस भी हैं इस थ्योरी की। वो क्या है? ये थ्योरी कहती है कि किसी भी पर्सन का जो बिहेवियर है उसके नीड्स पर डिपेंड करता है कि उसकी नीड्स कौन सी हैं। उसकी नीड्स वेरी फर्स्ट लेवल वाली हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, कौन सी नीड्स हैं। उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग ही उसका बिहेवियर होगा और हमें अकॉर्डिंगली ही उस पर्सन को हम मोटिवेट कर सकते हैं। अगर किसी को फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं किसी की, तो उनको फुलफ़िल करके हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं। अगर किसी की कोई किसी और तरह की कोई नीड्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें उसको इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे मोटिवेट करने के लिए। नेक्स्ट असम्पशन है कि जो जनरली क्या होता है, मोस्टली जो नीड्स होती हैं वो हियरार्की को फॉलो करती हैं। हियरार्की कैसे कि जो 5 लेवल्स आपको बताएं इसमें ही नीड्स फुलफ़िल की जाती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम फिजियोलॉजिकल नीड्स। एंड थर्ड असम्पशन है जो सेटिस्फाइड पर्सन होता है ना, वो ज़्यादा देर तक मोटिवेट नहीं रह सकता। जिसकी सारी तरह की नीड्स फुलफ़िल हैं उसको मोटिवेट नहीं किया जा सकता है। जब किसी पर्सन की एक लेवल की नीड पूरी हो गई तो वो दूसरे लेवल की नीड हमें उसकी पूरी करनी पड़ती है अगर उसको मोटिवेट करना है। तो ये इसमें बताया गया है। अब कंक्लूज़न में आपको बताया यहाँ पे कि मेनली तो क्या होता है कि ये इसी हियरार्की में सारी नीड्स होती हैं। इन्हीं हियरार्की में इन सारी नीड्स को फुलफ़िल करके मोटिवेट किया जा सकता है किसी को। पर कई बार एक्सेप्शंस भी होती हैं। एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। कई बार क्या होता है कि किसी पर्सन की सिक्योरिटी नीड्स नहीं फुलफ़िल होती पर उसको अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को पूरा करना होता है। तो ये एक्सेप्शंस होती हैं, ये हर जगह होती हैं। उसके बाद हम करते हैं फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। फाइनेंशियल मतलब जो मनी के टर्म्स में है, नॉन फाइनेंशियल मतलब नॉट इन द टर्म्स ऑफ मनी। तो इंसेंटिव्स क्या होता है? इंसेंटिव्स मतलब अब कोई पर्सन अगर काम कर रहा है उसको पेमेंट, वेजेस, सैलरी तो मिलेगी, उससे एक्स्ट्रा अगर कुछ दिया जाता है, चाहे वो मॉनिटरी फॉर्म में हो चाहे वो नॉन मॉनिटरी फॉर्म में, उसको बोलते हैं इंसेंटिव। तो मॉनिटरी वाले कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है पे एंड अलाउंस। पे एंड अलाउंस क्या होता है? सैलरी किसी भी पर्सन की ये नहीं कि हर ईयर सेम रहती है, उसकी सैलरी हर बार चेंज होती है, उसमें इंक्रीमेंट किया जाता है। अब इंक्रीमेंट किया जाता है, अगर उसको इंक्रीमेंट अच्छा मिले तो उस अच्छे इंक्रीमेंट को देखते हुए वो काम अपना और ज़्यादा एफिशिएंसी से कर सकता है, वो मोटिवेट हो सकता है। तो फर्स्ट हो गया पे एंड अलाउंस। उसके बाद है प्रॉफिट शेयरिंग। अगर एम्प्लॉयज़ के एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, उनके एक्स्ट्रा एफर्ट्स के कारण किसी ऑर्गेनाइजेशन को एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन अगर उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अपने एम्प्लॉयज़ के साथ भी शेयर कर देती है तो उससे भी बेनिफिट होगा ऑर्गेनाइजेशन को भी, क्योंकि अब उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाएंगे, वो और ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करेंगे, तो एम्प्लॉयज़ को भी बेनिफिट एंड ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट। उसके बाद है को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन। को पार्टनरशिप में क्या होता है, कई बार प्रॉफिट शेयर करने के अलावा क्या करती है मैनेजमेंट, अपने मैनेजमेंट डिसीजंस में पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ ना कुछ हिस्सा मतलब पार्टिसिपेशन दे देती है अपने एम्प्लॉयज़ को, वो होता है को पार्टनरशिप। एक होता है स्टॉक ऑप्शन। स्टॉक ऑप्शन में क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना उनको कंपनी के शेयर्स मार्केट प्राइस से कम में दे दिए जाते हैं, तो इससे भी वो मोटिवेटेड हो जाते हैं कि हमें कम रेट में शेयर्स मिल गए हैं कंपनी के। उसके बाद है बोनस। बोनस होता है कि ये नहीं कि बोनस जो होता है ये बार बार मिलेगा, ये एम्प्लॉयज़ को उनकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए एक एक्स्ट्रा पेमेंट की जाती है, वो होता है, ये बार बार नहीं मिलता। जब उनकी जैसे मान लो कोई टारगेट रखा था और किसी एम्प्लॉय ने उस टारगेट से भी ज़्यादा प्रोडक्शन कर दिया तो उस केस में उसको दे दिया जा सकता है, ठीक है। या दिवाली, क्रिसमस ऐसे कुछ फेस्टिवल हो गए तब कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे दिए जाते हैं जिसको बोनस बोला जाता है। उसके बाद है कमीशन। कमीशन मेनली जो सेल्समैन्स वगैरह होते हैं इनको दी जाती है, सेल्स डिपार्टमेंट में इसका ज़्यादा यूज़ होता है। जो सेल्समैन होते हैं एक तो उनको फिक्स्ड सैलरी दी जाती है, उसके अलावा जितने वो एक्स्ट्रा सेल्स ऑर्डर करते हैं डिस्पैच, उसके अकॉर्डिंग उनको कमीशन दी जाती है, एक फिक्स्ड परसेंटेज। जितने उनके ज़्यादा एफर्ट्स होंगे उतनी ज़्यादा उनको कमीशन दी जाएगी।
उसके बाद है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विद वेज इंसेंटिव्स। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे आपने डिफरेंशियल वेज पीस सिस्टम आपने सुना होगा, पीछे टेलर के टेक्निक में भी है ना, टेलर वाले कंसेप्ट में भी है। तो उसमें क्या होता है कि कोई पर्सन जितने ज़्यादा पीस प्रोड्यूस करेगा, जितना ज़्यादा काम करेगा, प्रोडक्शन करेगा, उसको उतने ज़्यादा वेजेस दिए जाएंगे। तो इससे पर्सन मोटिवेट हो जाते हैं कि अगर हम ज़्यादा काम करेंगे तो हमें ज़्यादा वेजेस मिलेंगे। तो ये भी एक फाइनेंशियल इंसेंटिव है। उसके बाद है रिटायरमेंट बेनिफिट। जब कोई पर्सन रिटायर होता है उसको पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, ये सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं। ये भी फाइनेंशियल टर्म्स में होते हैं। तो इनको भी हम बढ़ा के या इनके थ्रू भी हम एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं। इससे उनकी जो सिक्योरिटी और सेफ्टी नीड है ना, ये फुलफ़िल होती है कि जब कोई पर्सन रिटायर हो गया, उसके पास आगे जॉब तो है नहीं, तो वो इस पैसे से आगे भी अपनी लाइफ सिक्योर कर सकता है। उसके बाद है पर्क्स, फ्रिंज बेनिफिट्स एंड परक्यूजिट्स। ये होते हैं, ये स्पेशल बेनिफिट होते हैं, जैसे सैलरी, वेजेस, ये तो चलो मिलते ही हैं अगर कोई जॉब करता है। इसके अलावा जैसे किसी को कोई मेडिकल फैसिलिटी दे दी, इंश्योरेंस करवा दिया, या बच्चों की फ़ीस फ्री हो गई, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, हाउसिंग फैसिलिटी, क्वार्टर वगैरह दे दिए रहने के लिए। तो इससे भी वो पर्सन मोटिवेट होता है कि सैलरी से एक्स्ट्रा हमें कुछ मिल रहा है, और वो एक्स्ट्रा एफिशिएंसी के साथ काम करने की ट्राई करते हैं। ये सारे थे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। अब हम बात करते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की। जो फाइनेंशियल इंसेंटिव होते हैं ना, ये जो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए सही रहते हैं, और जो नॉन मॉनिटरी वाले होते हैं, नॉन फाइनेंशियल, ये जो हाइयर लेवल एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए ज़्यादा काम आते हैं। क्योंकि जो हाइयर लेवल एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी वगैरह तो पहले ही अच्छी होगी, उनको पैसा नहीं चाहिए, उनको ये चीज़ें चाहिए होती है कि हमें रिस्पेक्ट मिले, हमारा स्टेटस अच्छा हो, हमारा रैंक अच्छा हो, प्रमोशन मिले। तो वहाँ पे ये चीज़ें काम आएंगी। फर्स्ट है स्टेटस। अब जो हाइयर लेवल वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं? वो अगर अच्छा काम करें, उनको प्रमोशन दे दो। अगर उनको प्रमोशन मिल गई, वो और मोटिवेटेड हो जाएंगे कि हम और ज़्यादा अच्छा काम करें, ताकि नेक्स्ट टाइम इससे भी ऊपर वाली पोस्ट पर हमें काम करने को मिले। उनकी जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है ना, वो यहाँ पे एक्टिव हो जाती है। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट में मेनली हम डिस्कस करेंगे सबॉर्डिनेट एंड सुपीरियर के रिलेशनशिप को। अगर सुपीरियर का एटीट्यूड अपने सबॉर्डिनेट के लिए पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट डेवलप हो जाएगा और पॉजिटिविटी रहेगी ऑर्गेनाइजेशन में, और जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का काम भी अच्छा चलता रहेगा और एम्प्लॉयज़ भी मोटिवेट रहेंगे कि उनके लिए पॉजिटिव अप्रोच का यूज़ किया जा रहा है, एंड वाइस वर्सा इन नेगेटिव अप्रोच। ओके, देन करियर एडवांसमेंट। अगर मैनेजर्स को प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाएँ कि अगर उनको ऐसा हो कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमें हायर लेवल पर शिफ्ट कर दिया जाएगा, तो वो खुद ब खुद ही मोटिवेट हो जाएंगे। जब उनके अंदर ये वाली डिज़ायर तो होगी कि हम हायर लेवल पर भी जाएं। तो अगर उनको इंश्योर कर दिया जाएगा, अगर आप अच्छा काम परफॉर्म करोगे तो आपको ज़रूर प्रमोशन दिया जाएगा, तो इससे उनकी करियर एडवांसमेंट होगी। इस करियर एडवांसमेंट के थ्रू भी हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं। उसके बाद है जॉब एनरिचमेंट, असाइनमेंट ऑफ चैलेंजिंग जॉब। अब बार बार कोई बोरिंग सा अगर हम वर्क किसी एम्प्लॉय को देते रहेंगे तो उससे उसकी एफिशिएंसी, उसका इंटरेस्ट ख़त्म होने लग जाएगा। हमें अपने एम्प्लॉयज़ को अगर हम चैलेंजिंग जॉब्स देंगे तो उससे क्या होगा, वो और अच्छे से अपना काम परफॉर्म करेंगे। ठीक है। एम्प्लॉयज़ रिकॉग्निशन में क्या होता है, इसमें एम्प्लॉयज़ चाहते हैं कि उनको स्पेशल रिस्पेक्ट वगैरह दी जाए। तो अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को रिकॉग्नाइज़ करेंगे, उनको रिस्पेक्ट देंगे, अगर उनसे कोई गलती हो भी गई, अगर हम उनके साथ वो गलती पर्सनली डिस्कस कर लेंगे, तो उनका एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा और वो मोटिवेट होंगे कि हमारी गलती को सबके सामने नहीं लाया जा रहा है। और इसके अलावा अगर वो कुछ अच्छा कर रहे हैं तो हम उनको सबके सामने अगर अप्रिशिएट करेंगे, डिस्प्ले बोर्ड पर उनका नेम अगर हम फ्लैश कर दें, तो उससे वो उनका रिकॉग्निशन होगा और उनमें पॉजिटिविटी आएगी, वो मोटिवेट हो जाएंगे। यहाँ पे कोई पैसा वगैरह तो नहीं दिया, पर फिर भी वो मोटिवेट हो रहे हैं, इसलिए इनको नॉन फाइनेंशियल बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ जॉब सिक्योरिटी। अगर हम उनकी जॉब को सिक्योर कर दें कि आपको, जैसे एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर लिए जाते हैं ना प्राइवेट में, कि 1 ईयर तक आपको नहीं निकाला जाएगा जॉब से, तो उससे भी वो पर्सन मोटिवेट हो जाएंगे एम्प्लॉयज़। पर यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट भी रहता है कि अगर उसको ये हो गया ना कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हमें कोई निकाल ही नहीं सकता 1 साल तक,
तो हो सकता है कि वो जॉब में अपना इंटरेस्ट ही लूज़ कर दें, वो सोचें हमें कौन सा कोई निकाल सकता है। जैसे आपने देखा होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं वो ऐसा ही करते हैं कि एक बार अगर लग गए तो फिर किसी ने हटाना तो है नहीं, वो अपनी जॉब को परफॉर्म करना अच्छे से छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, इसके नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए हम कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन। हमने अगर कोई डिसीज़न लेना है मैनेजमेंट ने तो वो क्या कर सकती है, अगर वो अपने एम्प्लॉयज़ से भी कंसल्ट करती है, उनका भी पार्टिसिपेशन लेती है, तो वो मोटिवेटेड फील करेंगे कि हमसे भी कंसल्टेशन की जा रही है। एंड लास्ट स्टेप इज़ ऑटोनॉमी एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। इसमें क्या होता है, अगर मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ पे छोड़ दे कुछ डिसीज़न, उनको फ्रीडम दे दे कुछ काम करने की, तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेट हो जाएंगे कि हमें भी कुछ पावर दी जा रही है और वो बेस्ट एफिशिएंसी से उस काम को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, अपनी पॉजिटिव स्किल का यूज़ करेंगे। सो ऑल दीज आर मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इन आवर नेक्स्ट वीडियो we will discuss about leadership and its different styles. Keep revising. Thank you.